सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपको पता ही है कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड उसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके फीचर्स के बारे में कवर कर चुके हैं, इसके डेफिनेशंस कवर कर चुके हैं एंड हम इसके अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करा हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट अथॉरिटीज़ जो कि है वर्क्स कमेटी, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड अथॉरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ द कंसिलिएशन ऑफिसर। सो देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 3 मेथड्स बेसिकली होते हैं इसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम तब बात करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा एक ओवरव्यू लेते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर बेसिकली होता क्या है? तो कंसिलिएशन ऑफिसर एक ऐसा पर्सन होगा जिसको कि वॉलंटरीली दोनों पार्टीज़, एम्प्लॉयर की या वर्कमैन की पार्टीज़ दोनों आपस में बैठकर वॉलंटरीली अपना एक कोई पर्सन चूज़ करते हैं, जिसे कंसिलिएशन ऑफिसर कहा जाता है। उसके पास अपना केस लेकर जाते हैं, अपना डिस्प्यूट लेकर जाते हैं एंड आपस में बैठकर बातचीत कर कर वो अपने डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ अ कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास क्या-क्या पावर्स हैं, इसको किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा, कौन इसको अपॉइंट करेगा, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी, इसके पास क्या-क्या फंक्शंस होंगे, क्या-क्या पावर्स इसको परफ़ॉर्म करना है, किसी को ये अकाउंटेबल है भी कि नहीं भी, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है भी कि नहीं भी, और इसके डिसीजंस जो भी पास करे जाएँगे क्या वो बाइंडिंग होंगे पार्टीज़ के ऊपर या फिर नहीं बाइंडिंग होंगे। तो वो सब कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर में प्यार से अच्छे से खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखो इंडस्ट्रियल कोई भी इंडस्ट्री अगर वर्क कर रही है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो कोई भी डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करना एक और इंडस्ट्री के अंदर पीस और हार्मनी एस्टैब्लिश करना, यही जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, इनका गोल क्या है? इंडस्ट्रियल पीस को इंश्योर करना एंड इसके स्टेक होल्डर्स कौन-कौन है? एम्प्लॉयर और वर्कमैन, यानी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में इंडस्ट्रियल पीस को एस्टैब्लिश करना, उनके बीच में हार्मनी बनाए रखना, दैट इज़ द मेन मोटिव और एम ऑफ द अथॉरिटीज़ जो भी हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। एंड इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि स्मूथ प्रोडक्शन होगा, कि जितने भी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत ही स्मूथली होंगे एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी और वर्कर्स का भी वेलफेयर इंश्योर करा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब बात करते हैं मेथड ऑफ द सेटलमेंट, कि अगर मान लो कि इन केस कोई भी डिस्प्यूट होता है वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो उनको सेटल करने के हमारे पास 3 मेथड्स हो सकते हैं। पहला इसमें आता है कंसिलिएशन, सेकंड इज आर्बिट्रेशन एंड द लास्ट वन इज एडजुडिकेशन। अब इन टर्म्स का हम मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। देखो कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? कंसिलिएशन का मतलब होता है कि जहाँ पर एक एम्प्लॉयर और वर्कमैन अपना केस वॉलंटरीली किसी भी कंसिलिएशन मशीनरी के पास लेकर जाते हैं। इसमें हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 2 इसमें पर्सन्स, कह लो 2 अथॉरिटीज़ इसमें आती हैं, जो कि है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड एक आता है कंसिलिएशन ऑफिसर। तो इनके पास अपना केस ये वॉलंटरीली लेकर जाते हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन इनका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग डिसीजन नहीं होगा, जस्ट एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो। सेकंड मेथड इसमें आता है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन के अंदर भी वॉलंटरीली एम्प्लॉयर और वर्कमैन अपना केस डिस्प्यूट जो भी है उनका, वो आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाएंगे। एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे वो, और वो पर्सन क्या कौन होगा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, बिल्कुल भी बायस नहीं होगा, दोनों पार्टीज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहकर वो अपने एक जजमेंट देगा, एक ऑर्डर पास कर सकता है। थर्ड इसमें आता है एडजुडिकेशन, जो कि एक फॉर्मल मेथड है कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, जिसमें पार्टीज का खुद का रोल बहुत ही कम होता है और ये कंपलसरी होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट उन पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट्स रिजॉल्व करेंगे। और इसमें भी 4 टाइप्स या 3 to 4 टाइप्स इसमें कोर्ट्स आते हैं। इसमें कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी आता है, नेशनल ट्राइब्यूनल्स आते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स आते हैं। तो वो सब एडजुडिकेशन के अंदर आता है, जहाँ पे एक जुडिशियल प्रोसेस, फॉर्मल प्रोसेस वहाँ पे फॉलो करा जाता है। तो ये 3 मेथड्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो वो इन 3 तरीके से रिजॉल्व करा जा सकता है। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले अपना कंसिलिएशन के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है, कि किस तरीके से डायलॉग्स के थ्रू और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू एक एमिकेबल सेटलमेंट के ऊपर हम पहुंच सकते हैं, एंड दैट इज थ्रू कंसिलिएशन। और ये 2 टाइप से हो सकता है, या तो कंसिलिएशन ऑफिसर के थ्रू, एंड सेकंड इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा वो हम बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। अब देखो कंसिलिएशन ऑफिसर, इसको अपॉइंट कौन करेगा? तो दैट इज डिफाइंड है सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन करा गया है कि कोई भी कंसिलिएशन ऑफिसर को अगर अपॉइंट करना है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंडस्ट्री किस नेचर की है, क्या उसका मोटिव है, क्या वो प्रोडक्शन कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी।
किस तरीके से इनको अपॉइंट करा जा सकता है, तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर, यानी कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़पेपर हो सकता है या फिर कोई और नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इनको अपॉइंट करा जा सकता है। इनका मेन मोटिव क्या रहेगा अपॉइंट करने का? दे आर चार्ज विद द ड्यूटी टू मीडिएटिंग इन एंड प्रमोटिंग सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो भी होंगे उनमें सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए, और एक मीडिएशन का काम करते हैं ये, एक मिडल मैन का काम करता है कि उनको बड़े बड़े कोर्ट्स के पास ना जाना पड़े, छोटे मोटे ग्रीवेंसेस भी रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से वो ड्यूटीज इनको दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके स्कोप की और इसके टेन्योर की, कि अगर हमने कोई भी कंसलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करा है तो उनके पास में क्या जुरिस्डिक्शन रहेगी। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी अपॉइंट करा जा सकता है कंसलेशन ऑफिसर। लाइक से फॉर एग्जांपल वो कहें कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं या इस पर्टिकुलर सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन सब से डील करेगा ये एक पर्टिकुलर कंसलेशन ऑफिसर। या फिर वो कह सकते हैं स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है एरिया वाइज भी या फिर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज वाइज कि वो किस तरीके से अपॉइंट कर रहे हैं कंसलेशन ऑफिसर को। सेकंड इसमें आता है टेन्योर का, कितने लंबे समय तक एक कंसलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करा जा सकता है। सिर्फ कंसलेशन ऑफिसर को परमानेंटली भी अपॉइंट करा जा सकता है, एक लिमिटेड पर्पस के लिए भी अपॉइंट करा जा सकता है, या फिर एक डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, या तो थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए, लाइक से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंट करा जा रहा है, तो जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएगा वो डिस्प्यूट, तो वो अपॉइंट जो कंसलेशन ऑफिसर है वो भी खत्म हो जाएगा। या फिर परमानेंटली भी अपॉइंट करा जा सकता है, या फिर डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से वो उतना टेन्योर फ्लेक्सिबली अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन एंड लीगल स्टेटस। तो बेसिकली एक कंसलेशन ऑफिसर को जब हमने अपॉइंट करना है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। अब देखो सबसे पहले तो उसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें कि कितने कंसलेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, तो बेसिकली कितने भी नंबर ऑफ कंसलेशन अपॉइंट करे जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पर्सन एज अ कंसलेशन ऑफिसर। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा गया कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। एक्ट इज साइलेंट अपॉन दैट। बट इन प्रैक्टिस अगर देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको इंडस्ट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। तो लेबर लॉज की उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पे यूजुअली लेबर डिपार्टमेंट के ही किसी ऑफिसर को एज अ कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करा जाता है। इनकी लीगल स्टैंडिंग क्या रहेगी, तो एक कंसिलेशन ऑफिसर को एज अ पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट के ही सारे राइट्स और ड्यूटीज होंगे उसके पास अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। दैट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर। अब बात करते हैं कि कंसिलेशन ऑफिसर का काम क्या है। तो जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक जज का काम ये नहीं होता। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि क्या है। सो एक कंसिलेशन ऑफिसर का काम क्या होता है कि सेटलमेंट करना, दोनों पार्टीज को आपस में सामने बिठाना, उनको प्रमोट करना कि वो एक फेयरनेस तरीके से डायलॉग्स के थ्रू आपस में बातचीत करके एक प्रॉपर सेटलमेंट पर, नतीजे पर पहुंचे और अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर ले। लेकिन इसका काम एडजुडिकेटर का या फिर जज का नहीं होता, यानी कि डिसीजंस को पास नहीं कर सकते या डिसीजंस को इम्पोज नहीं कर सकते। ये बस हेल्प कर सकते हैं पार्टीज को एक सेटलमेंट पर पहुंचने के लिए, लेकिन ये कोई खुद से कोई जजमेंट या डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इनका रोल परसुएसिव होता है, बाइंडिंग रोल इनका नहीं होता। नेक्स्ट अब आगे आता है कि स्टैट्यूटरी पावर्स क्या क्या है इनके पास। तो देखो जितने भी कंसिलेशन ऑफिसर्स होंगे उनके पास सेम वही पावर्स होंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। तो सिविल कोर्ट के पास, जो कि सीपीसी के अंदर हमने डिफाइन करा था 1908 में, कि जैसी पावर्स सिविल कोर्ट के पास रहेंगी वही सेम पावर्स एक कंसिलेशन ऑफिसर के पास भी रहेंगी। सबसे पहली इसमें पावर आती है सम्मान करने की, यानी कि वो चाहे तो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं और प्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं और वो किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेटेड है, तो उस पर्सन को सम्मान भी करा जा सकता है, उस पर्सन को बुलाया भी जा सकता है। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ वगैरह एडमिनिस्टर करने के लिए भी ये बोल सकते हैं। थर्ड इसमें आता है कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये बोल सकते हैं कंसिलेशन ऑफिसर्स कि मुझे ये फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये रिकॉर्ड्स चेक करवाओ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी कंपेल कर सकते हैं। लास्टली इसमें आता है दे कैन एंटर एनी प्रीमिसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट फॉर इंक्वायरी करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जा सकते हैं, वहाँ पे जाके इंक्वायरीज वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स इनको दी जाती हैं सेम एज द सिविल कोर्ट। अब बात करते हैं कि इनके पास क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सो एक कंसलेशन ऑफिसर की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें से फर्स्ट ड्यूटी इनकी क्या बनती है। सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बेसिकली कोई भी डिस्प्यूट जब भी होगा
तो इनके स्टेप बाय स्टेप ये चलेंगे। सबसे पहला स्टेप ये क्या फॉलो करेंगे कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ढूँढेंगे कि एक्चुअल में जो भी डिस्प्यूट अगर हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि इन डिस्प्यूट्स को लीड कर रहे हैं? ये डिस्प्यूट हो रहा है तो किन कारणों की वजह से हो रहा है? तो उन सबको स्टडी करेंगे इन्वेस्टिगेशंस करके। देन उसके बाद ये नेगोशिएशंस को एनकरेज करेंगे, दैट इट मीन्स कि एम्प्लॉयर को भी और वर्कमैन को भी एक साथ लेकर आएँगे, आमो-सामने लेकर आएँगे और वहाँ पर बैठकर ये एक दूसरे से पीसफुल डिस्कशंस करेंगे। लास्ट इसमें आता है प्रमोटिंग द सेटलमेंट। ये दोनों पार्टीज़ को हेल्प करेंगे कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करें, वॉलंटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो और फेयर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ पर पहुँचे। किसी भी पार्टी को कोई भी तरीके की ज़ोर-ज़बरदस्ती ना करे और बहुत ही वॉलंटरी तरीके से और फेयर तरीके से वो एक सेटलमेंट पर पहुँचे। अब सेटलमेंट हो भी सकती है और सेटलमेंट नहीं भी हो सकती। तो एक प्रोसीडिंग्स होने के बाद ये सारी चीज़ें, ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद 2 कंक्लूजन हमारे पास हो सकते हैं। या तो सेटलमेंट हो जाएगी या फिर सेटलमेंट नहीं होगी। अगर तो सेटलमेंट हो जाती है तो उस केस के अंदर वो एक रिपोर्ट सेंड करेंगे, जिसके साथ वो सेटलमेंट की एग्रीमेंट की कॉपी लगाएँगे और वो कॉपी किसको भेज देंगे? गवर्नमेंट को भेज देंगे। और अगर मान लो सेटलमेंट नहीं हो पाती तो इन दैट केस वो फेलियर रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, जिसमें कि वो रीज़न बताएँगे कि किन कारण की वजह से ये सेटलमेंट फेल हो गई और फिर वो फेलियर रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स करने के लिए पूरी टाइम लिमिट इनके पास कितनी है? तो सिर्फ 14 डेज़ इनके पास रहेंगे, अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 14 डेज़ इनके पास होंगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सो अब देखो क्यों एक कंसिलिएशन ऑफिसर को ही अपॉइंट करा जाता है, क्योंकि कंसिलिएशन ऑफिसर क्या है, एक मैनेजमेंट के बीच में और लेबर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये कनेक्ट करता है मैनेजमेंट को और लेबर को, ताकि वो आपस में बैठकर बात कर सकें और एक दूसरे की बात सुन सकें और वॉलंटरली एक एमिकेबल सेटलमेंट पर पहुंच सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एंड सेकेंडली ये प्रिवेंट करता है स्ट्राइक्स और लॉकआउट से, कि बाद में बात ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसलिए पहले ही उस बात को रिज़ॉल्व करने के लिए स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स में ना बदल जाए, तो उस चीज़ के लिए कंसोलिडेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जाता है। एंड लास्ट इसमें आता है ये एक इनफॉर्मल, कॉन्फिडेंशियल और कोऑपरेटिव अप्रोच है। इनफॉर्मल तरीका है क्योंकि कोर्ट्स में इनको नहीं जाना पड़ता और वॉलंटरी नेचर का है। कॉन्फिडेंशियल है कि बात उनके बीच में ही रहेगी, एम्प्लॉय और वर्कमैन के बीच में, और वहीं वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे। एंड कोऑपरेटिव अप्रोच है कि वो बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर मैनेजमेंट और लीवर के बीच में। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जस्ट आप सिंपली सर्च करिएगा टॉपिक का नाम और आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक आ गया तो अच्छा लगा ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।